तो आज का हमारा टॉपिक है नगर पालिका। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे भारत का प्रशासनिक ढांचा है उसके सबसे ऊपर आती है केंद्र सरकार, जो कि पूरे भारत को देखती है। उसके नीचे आती हैं राज्य सरकारें, जो अपने अपने राज्यों को देखती हैं। और उसके नीचे आती है स्थानीय स्वशासन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसके आगे दो भाग हैं। एक है ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में पंचायती राज के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत के बारे में। तो आज हम शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन, जिसे नगर पालिका कहते हैं, उसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र के 3 भागों में था, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत जिला स्तर पर। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों का भी स्थानीय स्वशासन है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसे अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, इसका मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि जो विकास की प्रक्रिया है इसमें जनता भाग ले, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। तो विकेंद्रीकरण क्या है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं। तो लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी, ताकि जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कुछ सुविधाएं दी जा सकें और उनका विकास किया जा सके। इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आगे जो फैक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी। कहाँ पर? मद्रास में। और कब हुई थी? तो 1687-88 में हुई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। तो नगर निगम बनाने की अनुमति 1687 में मिली थी और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी। 1687 में अनुमति मिली और 1688 में नगर निगम की स्थापना हुई। और कहाँ पर हुई? तो मद्रास में हुई। ये याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं। तो जो नगर पालिकाएँ हैं उन्हें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको जो बैकग्राउंड में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ। अभी हम आगे उसे भी देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संविधान सभा द्वारा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। उसी प्रकार नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी जी द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया, 65वां संविधान संशोधन विधेयक। इसे संसद में पेश किया गया, जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन था। पर ये जो विधेयक था लोकसभा से तो पारित हो गया, वहाँ पर बहुमत था, पर राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, जिस कारण यह विधेयक कानून नहीं बन पाया। 2 साल बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई और इन्होंने
74वां संविधान संशोधन पेश किया संसद के सामने और दिसंबर 1992 में यह लोकसभा से पारित हो गया और उसके अगले दिन ही राज्यसभा से पारित हो गया और 20 अप्रैल 1993 को, याद रखिएगा 1993 को, यह इस पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए। तो जब राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है। तो 1 जून 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। जो ये बिल था कानून बन गया और यह कानून 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। ये डेट याद रखिएगा, 1 जून 1993। तो अब हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। तो वो बिल कानून बन चुका है ना। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और 73वां किससे संबंधित था? वो पंचायती राज से संबंधित था और 74वां नगर पालिकाओं से। तो इसके द्वारा जो ये संशोधन हुआ था, इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक जोड़ा गया, शामिल किया गया। याद रखिएगा कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9A और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक। ZG का मतलब क्या है? Z के बाद A, ZB, इसी प्रकार ZG तक ये प्रावधान जोड़ा गया संविधान के भाग 9A में। और उसी के साथ 12वीं अनुसूची का भी प्रावधान किया गया, जिसमें कुल 18 विषय बताए गए जिन पर नगर पालिकाएँ काम करेंगी। हमने पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा था, उसमें कितने विषय थे? 29 विषय और नगर पालिकाओं में 18 विषय। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज कहते हैं और शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहते हैं। तो पंचायती राज वाला कौन सा संशोधन था? तो 73वां। और शहरी क्षेत्र वाला 74वां। और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि पंचायती राज में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची। और शहरी क्षेत्र में 12वीं अनुसूची, उसे अगली वाली। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र वाले में जो पंचायती राज है, इसे कुल कितने विषयों पर काम करने की शक्ति प्रदान की गई थी? 29 विषयों पर। और शहरी क्षेत्र में 18 विषय। ये याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र यानी कि पंचायती राज में 29 विषय थे और शहरी क्षेत्र यानी कि नगर पालिका में 18 विषय हैं। ये दोनों याद रखिएगा। तो अब हम नगर पालिकाओं की संरचना और गठन देख लेते हैं। तो नगर पालिका के 3 भाग होते हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। तो जिस प्रकार हमने पंचायती राज व्यवस्था में भी पढ़ा था कि उसके 3 भाग होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत, उसी प्रकार नगर पालिकाओं के भी 3 भाग होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो जो नगर पंचायत होती है ये परिवर्तित क्षेत्रों में होती है और नगर परिषद छोटे नगरीय क्षेत्रों में यानी कि छोटे शहरों में, और नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र बड़े शहरों में यानी कि महानगर में। तो पहले नगर पंचायत देखते हैं। तो ये कहाँ पर होती है? परिवर्तित क्षेत्रों में। परिवर्तित क्षेत्र का मतलब कि जो गांव शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ पर नगर पंचायत होगी। अगर वो गांव ही रहेंगे तो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लगेगी, पर अगर गांव शहर की ओर परिवर्तित हो रहे हैं तो वहाँ पर नगर पंचायत होगी। और नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन कहते हैं। उसी प्रकार जो छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं यानी कि छोटे शहर होते हैं वहाँ पर नगर परिषद होगी। याद रखिएगा नगर परिषद, और इनके अध्यक्ष को नगर परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। और उसके आगे है बड़े नगरीय क्षेत्र यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं और महानगर हैं वहाँ पर नगर निगम होगी और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। तो मैंने आपको नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम इनके बारे में बताया और ये भी बताया ये कहाँ पर होते हैं और इनके अध्यक्ष को क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं नगर पालिका के, इनका निर्वाचन कैसे होता है। जब मैं नगर पालिका कहूँगा तो नगर पालिका का मतलब क्या है कि नगर पालिका में नगर पंचायत भी आ जाएगा, नगर परिषद भी आ जाएगा और नगर निगम, ये तीनों ही नगर पालिका के अंदर आ जाएंगे। तो मैं अब आपको नगर पालिकाओं का चुनाव बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इन तीनों की
निर्वाचन प्रक्रिया एक ही प्रकार है। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? कोई छोटा शहर है, कोई बड़ा शहर है, पर जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो एक ही प्रकार है। तो जो सदस्यों का चुनाव होता है नगर पालिकाओं के, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता भाग लेती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक शहर है और शहर को जनसंख्या के हिसाब से वार्ड में बांट दिया जाता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इसी प्रकार। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था ना पंचायती राज व्यवस्था में कि गांव को भी वार्ड में बांट दिया जाता है, उसी प्रकार शहरों को भी वार्ड में बांट दिया जाता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इसी प्रकार। तो हर एक वार्ड से एक वार्ड सदस्य जीतता है, जिसे जनता चुनकर भेजती है। जनता भाग लेती है चुनाव में और हर एक वार्ड से एक सदस्य को जिताती है, जिसे वार्ड मेंबर यानी कि वार्ड सदस्य या पार्षद कहा जाता है। तो जो सदस्यों का चुनाव होता है ये तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता भाग लेती है। पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। कई राज्य अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराते हैं, यानी कि उसमें जनता भाग लेती है, जनता चुनकर भेजती है। पर कई राज्य अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं, जिसमें जनता नहीं भाग लेती। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है? उसमें जनता भाग नहीं लेगी। जनता जिन्हें चुनकर भेजती है वो आगे चुन लेते हैं। मतलब कि जनता वार्ड मेंबर को चुनकर भेजेगी, हर एक वार्ड से वार्ड मेंबर को चुनेगी और जनता उन्हें भेजेगी। तो वो वार्ड मेंबर क्या करेंगे? जो जीते हुए वार्ड मेंबर हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेंगे। तो वार्ड मेंबर अपने में से अध्यक्ष चुन लेंगे और वार्ड मेंबरों को जनता चुन लेगी। ये हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराएं या अप्रत्यक्ष रूप से कराएंगे, पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही होगा, ये याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि संसद और विधानमंडल, इनके सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं अगर वो इसी निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि संसद और विधानमंडल के सदस्य भी इसके सदस्य बन सकते हैं। तो आगे हम 74वें संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। ये वही पंचायती राज वाली सेम है, पर हम पढ़ लेते हैं कि आरक्षण किसे किसे मिलेगा। तो एससी और एसटी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। ये नगर पालिका की बात कर रहे हैं हम। तो एससी और एसटी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित रहेंगे। मतलब कि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण तो मिलेगा ही, इससे ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम नहीं हो सकता। और ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार, यानी कि ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है कि वो ओबीसी को आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, ये राज्य विधानमंडल तय करेगी। तो आगे कार्यकाल देखते हैं। तो नगर पालिका का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होगा। अगर नगर पालिका 5 वर्षों से पहले अगर इसका विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे। ये मैंने आपको पंचायती राज वाले में भी बताया था कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे अगर उससे पहले उसका विघटन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर नगर पालिका का विघटन भी 5 वर्षों से पहले हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे। तो आगे योग्यता देख लेते हैं। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जिस प्रकार हमने पंचायती राज में पढ़ा था उसमें भी 21 वर्ष ही पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो योग्यता है, योग्यता में संशोधन करने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल के पास है। अगर राज्य की विधानमंडल इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है तो वो कर सकती है। कई राज्यों ने किया भी है। कई राज्यों ने मतलब कि इसमें योग्यता में ये भी रखा है कि अगर नगर पालिका का सदस्य बनना है तो यह 10वीं या 12वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने संशोधन किया हुआ है। और कई राज्यों ने मेयर की जो आयु सीमा है उसे 21 से बढ़ाकर 30 भी किया हुआ है। पर आपको ये याद रखना है कि जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष है। बाकी ये राज्यों पर डिपेंड है, वो इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अब हम नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 ZG तक, इन्हें पढ़ लेते हैं। इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था हमने कहाँ तक पढ़ा था? 243 से लेकर 243 O तक। तो O के बाद आता है P। तो 243 P से लेकर 243 ZG तक ये नगर पालिका के अनुच्छेद हैं, इन्हें पढ़ते हैं। तो 243 P में क्या बताया गया है? परिभाषा बताई गई है। जिस प्रकार
मैंने आपको पंचायती वाली वीडियो में भी बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था में जो शुरुआत में क्या था 243 में डेफिनेशन बताई जाती है, किसी भी चीज़ के शुरुआत में उसकी परिभाषा बताई जाती है। उसी प्रकार 243 में परिभाषाएं हैं कि जिला किसे कहते हैं, नगर पंचायत किसे कहते हैं, ये डेफिनेशंस हैं। वैसे भी आप इसे याद रख सकते हैं, पी और परिभाषा, पी से शुरू हो रहा है ना, पी परिभाषा रिलेट कर सकते हैं। तो 243 के बाद है 243 इसमें क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। पहले परिभाषा होती है, उसके बाद बताया जाएगा ना कि इसका गठन कैसे होगा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ होती हैं। कौन कौन सी? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। वो हमने पढ़ लिया था, बस अब इसे बस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आगे है अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, नगर पालिकाओं की संरचना। हमने पीछे देखा कि सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, यही इसमें बताया गया है नगर पालिकाओं की संरचना में। तो आगे है अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। तो हमने पीछे पढ़ा ना कि हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं। तो हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है, तो इन वार्ड मेंबर का समूह बनाकर एक समिति का गठन किया जाता है जिसे वार्ड समिति कहते हैं। तो इनका गठन योजना बनाने और विकास करने के लिए किया जाता है। किसका? वार्ड समिति का गठन योजना बनाने और उस नगर पंचायत या नगर निगम हो या नगर परिषद हो, उसका विकास करने के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। तो उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 तो इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है। हमने पीछे पढ़ ही लिया कि SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को आरक्षण कम से कम 1/3 मिलेगा ही, और जो OBC का आरक्षण है ये राज्य विधानमंडल तय करेगी। तो उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, कार्यकाल के बारे में बताया गया है। हमने पीछे पढ़ा कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का। अगर 5 वर्ष से पहले ही विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होगा। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, योग्यता के बारे में। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर इसमें संशोधन करना है तो इसका अधिकार राज्य की विधानमंडल के पास है। तो आगे है अनुच्छेद 243 इसमें क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो कुल 18 विषय हैं। हमने पीछे पढ़ा ना, 18 विषयों पर जो नगर पालिकाओं को अधिकार है, इन पर वो काम कर सकते हैं। तो जैसे कि शहरों में पार्क बनाना, खेल मैदान, सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, ये नगर पालिकाओं के अधिकार में आते हैं। तो आगे है अनुच्छेद 243 इसमें नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है। तो देखिए 243 इधर टैक्स में भी एक्स है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो 243 में नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है, क्योंकि अगर नगर पालिकाएँ कोई पार्क बनवा रही हैं, कोई खेल का मैदान बनवा रही हैं या कोई सड़क बनवा रही हैं, तो उन्हें वहाँ पर टैक्स लेने का अधिकार है। क्योंकि अगर इनके पास पैसा होगा तो वो आगे विकास के काम कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें अधिकार दिया गया है। तो आगे है अनुच्छेद 243 जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में भी मैंने आपको बताया था कि राज्य वित्त आयोग देखेगा कि कितना पैसा देना है, और जो टैक्स लगा रही हैं नगर पालिकाएँ कितना लगा रही हैं, कहाँ लगा रही हैं, ये सब वित्त आयोग देखेगा। उसके आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 243 तो इसमें बताया गया है कि नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उसके पास शक्ति है कि वो नगर पालिकाओं का लेखा जोखा देख सकती है, वो जांच कर सकती है कि जो नगर पालिकाएँ हैं ये पैसा कहाँ पर खर्चा कर रही हैं। ये सभी जांच पड़ताल राज्य विधानमंडल कर सकती है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 जेड तक हो गया। अब आगे है ZA। इसमें है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, कि जो नगर पालिकाओं का चुनाव होगा ये कौन करवाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ये पंचायती राज व्यवस्था में भी बताया था, वहाँ पर भी राज्य निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाएगा। उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 ZB। इसमें क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। तो जैसे कि जो नगर पालिकाएँ हैं केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू हो सकती हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। उसके आगे है अनुच्छेद 243 ZC, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना।
तो कुछ जनजातीय क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ लागू नहीं होती। मैंने आपको पंचायती राज में भी बताया था। आगे है अनुच्छेद 243 ZD। इसमें क्या बताया गया है कि जिला योजना के लिए समिति। तो इसमें क्या है कि जिले के विकास के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे जिला योजना समिति कहा जाएगा। हाँ, पर ये याद रखिएगा कि इस समिति में पंचायती और नगर पालिका दोनों के सदस्य शामिल होंगे, क्योंकि एक जिले में शहर भी होते हैं और गांव भी होते हैं। इसीलिए जो ये जिला समिति होगी इसमें पंचायती राज वाले और नगर पालिका दोनों के सदस्य शामिल होंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 243 ZE। तो इसमें महानगर योजना के लिए समिति, कि जो महानगर हैं उनके विकास के लिए भी समिति बनाई जाएगी। तो ZD में है जिला योजना के लिए समिति और ZE में है महानगर योजना के लिए समिति। तो ZD वाला आप ऐसे रिलेट कर लेना। देखिए, जिला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। तो उसी प्रकार इसमें Z के पीछे क्या D, तो इसे आप रिलेट कर लेना। D से डिस्ट्रिक्ट, तो जिला योजना के लिए समिति, और E में क्या है? महानगर योजना के लिए समिति। तो आगे है अनुच्छेद 243 ZF कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब नगर पालिकाएँ लागू हुई उससे पहले भी कई राज्यों में नगर पालिका जैसा मिलता जुलता सिस्टम चल रहा था। तो इसमें ये कहा गया था कि जो नगर पालिका जैसा सिस्टम है ये चलता रहे, 1 वर्ष तक चलता रहे। उसके बाद क्या होगा, जो हमने ये बनाया है नया कानून उसी तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 वर्ष तक उन्हें चलने की अनुमति दे दी गई थी। उसके आगे है अनुच्छेद 243 ZG। ये लास्ट अनुच्छेद है। तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब कि जो नगर पालिका का जो ये निर्वाचन संबंधी मामला है इसमें न्यायालय भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ये 243 ZG में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? मद्रास में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि नगर निगम के सदस्य को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, और कहीं कहीं पर इसे महापौर भी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, मेयर और महापौर। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका शासन से संबंधित भाग कौन सा है? तो कौन से भाग को जोड़ा गया था? तो भाग 9A इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? तो बताइए किस अनुसूची से है? तो 12वीं अनुसूची से है। तो अगला प्रश्न है कि पहला नगर निगम स्थापित कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1687-88। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कुल कितने विषय हैं? 18 विषय, याद रखिएगा। और पंचायती राज में 29 विषय। बताइए कब ये लागू हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 1 जून 1993 को यह लागू हो गया था, यानी कि प्रभाव में आ गया था। आज का लास्ट प्रश्न है कि वार्ड सदस्य जिसे पार्षद कहते हैं ये मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।